तो मास्टर स्ट्रोक में आज हम सबसे पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ में मिली एक संदिग्ध बोट की बात करेंगे और आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि मुंबई से सटे इलाकों से संदिग्ध बोट जब मिलती है तो डर क्यों लगता है। हम आपको बताएंगे कि समंदर के रास्ते आतंकी हमलों का मुंबई से कनेक्शन क्या है और क्यों है। लेकिन सबसे पहले इस बोट से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचा देती हैं। रायगढ़ में संदिग्ध बोट मिलने के बाद मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में नाकाबंदी करके जांच की जा रही है। रायगढ़ के जो कलेक्टर है उन्होंने नागरिकों से किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करने के लिए कहा है। लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत पुलिस को जानकारी देने की अपील की गई है। इस बीच महाराष्ट्र एटीएस के चीफ ने रायगढ़ जाकर हथियारों का मुआयना किया है। एनआईए की टीम भी रायगढ़ जाकर जांच करेगी। उधर सरकार ने भी टेरर एंगल को रूल आउट नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी महाराष्ट्र से इस पूरे मसले पर जानकारी मांगी है। अब जरा नक्शे के जरिए ये समझिए कि ये संदिग्ध बोट मिली कहाँ। ये आपके सामने नक्शा है। ये बोट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक बीच पर मिली जिसका नाम है हरिहरेश्वर बीच। यहाँ से मुंबई की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। अब इस बोट से जुड़ी बाकी जानकारियां भी आपको दे दें हम। बोट के अंदर एक हथियारों का बक्सा मिला है और इस बक्से में 3 AK-47 राइफल्स, 248 गोलियां मिली है। बोट में कोई भी सवार नहीं था। लोकल्स जो वहां पर हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने संदिग्ध बोट की जानकारी पुलिस को दी। बोट का नाम है माय लेडी हैन। एक ऑस्ट्रेलियन महिला हैना इस बोट की मालकिन है। महिला के पति जेम्स हर्बॉट इस बोट के कप्तान थे। अब सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया से ये बोट आ कैसे गई, या ये बोट कहां से आई थी। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक बोट ओमान से यूरोप जा रही थी लेकिन अरब सागर में खराब हो गई। ये घटना 26 जून 2022 की है, यानी आज से करीब 2 महीने पहले की। बोट खराब होने के बाद क्रू ने डिस्ट्रेस कॉल किया जो इस पर सवार थे और कोरियन नेवी ने उन्हें रेस्क्यू भी कर दिया। कोरियन नेवी ने बोट में सवार 4 लोगों को रेस्क्यू किया और उसके बाद उन्हें ओमान को सुपुर्द कर दिया। लेकिन इनकी बोट हाई टाइड में फंस गई और उसे टो नहीं किया जा सका, यानी रस्सी के सहारे उसे आगे नहीं लाया जा सका। इसकी वजह से ये बोट समंदर में बहती हुई 2 महीने के बाद रायगढ़ के इस बीच पर पहुंच गई। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक अभी टेरर एंगल की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल यह है कि इस बोट में हथियार कहां से मिले। जानकारी यह है कि इस बोट को लंदन की कंपनी नेपच्यून P2P ग्रुप ने सुरक्षा प्रदान की थी और ये हथियार उन्हीं के हो सकते हैं क्योंकि हथियारों के बक्से के ऊपर नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक स्टिकर लगा हुआ है। यही है वो संदिग्ध बोट जो आज रायगढ़ के समुद्री तट से पकड़ी गई है। हालांकि इस बोट में इन हथियारों के अलावा कोई सवार नहीं था, लेकिन बोट मिलने से ही मुंबई दहशत में आ गई है। टेरर एंगल के संदर्भ में अभी कोई पुष्टि नहीं मिली है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार ये ड्रिफ्ट होकर ये बोट आई है, किंतु ऐसे मसलों में कोई भी एंगल हम कभी रूल आउट नहीं करते। उसकी पूरी तफ्तीश हम करते रहेंगे। उस प्राथमिक जानकारी में अभी तक इसका कोई ऐसा एंगल दिखाई नहीं पड़ा। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान में चिंता इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि मुंबई पर इसी समंदर के रास्ते 2 हमले हो चुके हैं। मुंबई पर मार्च 1993 में पहला हमला हुआ था जिसमें 12 सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हुई और 713 लोग घायल हुए। इन धमाकों की साजिश में समुद्र की एक बड़ी भूमिका है क्योंकि इसी समंदर के रास्ते से विस्फोटक और हथियार लाए गए थे। और 2008 में जब पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया तो वो आतंकी भी समंदर के रास्ते ही आए थे। यानी मुंबई को दहलाने के लिए आतंकवादी इसी समुद्र का इस्तेमाल करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1993 के बम धमाकों के लिए जो विस्फोटक लाया गया था वो इसी रायगढ़ में उतारा गया जहां आज ये संदिग्ध बोट मिली है।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और 1993 सीरियल बम ब्लास्ट के जांच अधिकारी राकेश मारिया की किताब लेट मी से इट नाउ का जिक्र करना बहुत जरूरी है। इस किताब में राकेश मारिया ने इन बम धमाकों की साजिश के बारे में बहुत कुछ लिखा है। दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने धमाकों की साजिश दुबई में बैठकर रची थी। किताब में लिखा है, दुबई में साजिशकर्ताओं ने हमले की विस्तृत योजना बनाने के लिए मीटिंग्स की और उनमें कुछ पाकिस्तानियों ने भी हिस्सा लिया। टाइगर और मोहम्मद डोसा ने आईएसआई द्वारा भेजे गए हथियारों और विस्फोटकों को भारतीय समुद्री तट में सुरक्षित उतारने की जिम्मेदारी ली। इसके बाद इन हथियारों और विस्फोटकों को बॉम्बे तक ट्रांसपोर्ट भी करना था। 1993 में बम धमाकों के लिए जो आरडीएक्स और विस्फोटक आया था वो इसी रायगढ़ में उतारा गया था, जहां आज ये संदिग्ध बोट मिली है। राकेश मारिया की किताब में लिखा है, पश्चिमी समुद्र तट पर आईएसआई द्वारा भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार पहुंचाए गए। पहली खेप 9 जनवरी 1993 को रायगढ़ जिले के दीघी गांव में उतारी गई। ये खेप उतारने का जिम्मा मोहम्मद डोसा का था, जिसने अपने सहयोगी मैकेनिक चाचा और उत्तम पोटदार की मदद ली। कोई समस्या न आए इसलिए मोहम्मद डोसा और मैकेनिक चाचा पनवेल के होटल पर्शियन दरबार में कस्टम अधिकारियों से मिले। इसके बाद विस्फोटकों को उतारने में 23 लोग लगे, जिनमें कुछ देशद्रोही कस्टम अधिकारी और पुलिस वाले भी शामिल थे। 1993 में दाऊद ने पूरी मुंबई को दहलाने का प्लान बनाया था, इसलिए इतना बारूद काफी नहीं था, इसीलिए विस्फोटकों की एक और खेप उतारी गई। राकेश मारिया की इस किताब में आगे लिखा है, 2 से 8 फरवरी 1993 को रायगढ़ के श्रीवर्धन तालुका के शेखाड़ी तट पर 2 और खेप उतारी गई। इन्हें उतारने की जिम्मेदारी दाऊद और टाइगर मेमन ने अपने कुछ एजेंट्स को दी, जिनका नाम था दाऊद टकलिया, दादा भाई पार्कर और रहीम लॉन्ड्रीवाला। इन खेप को उतारने के लिए टाइगर 2 फरवरी को अलीबाग के होटल बिग स्प्लैश में कस्टम अधिकारियों से मिला। कुल मिलाकर इस लैंडिंग में 50 लोग शामिल थे। यानी 1993 में विस्फोटकों की दोनों ही खेप इसी रायगढ़ जिले में उतारी गई थी और जिस जगह पर तब ये विस्फोटक उतारे गए थे वो आज मिली संदिग्ध नाव की जगह से ज्यादा दूर भी नहीं है। देखिए, आज ये संदिग्ध नाव रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच पर मिली है, जबकि राकेश मारिया की किताब के मुताबिक 1993 में विस्फोटकों की पहली खेप इसी रायगढ़ के दीघी गांव में उतारी गई थी, जहां से हरिहरेश्वर बीच की दूरी सिर्फ 46 किलोमीटर है। इसी तरह से 1993 में विस्फोटकों की दूसरी खेप रायगढ़ के शेखाड़ी तट पर उतारी गई थी और वहां से हरिहरेश्वर बीच सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। यानी ये साफ है कि ये पूरा इलाका हथियारों या विस्फोटकों की सप्लाई का एक रूट रहा है। शुरुआती जांच में महाराष्ट्र सरकार आतंकी एंगल न मान रही हो, लेकिन भारत की समुद्री सुरक्षा पर बड़ा सवाल तो जरूर खड़ा होता है, क्योंकि ओमान के समुद्री तट से ये बोट तैरते तैरते भारत तक आ गई और इस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी। इस घटना की वजह से एक बार फिर से समुद्री सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये सवाल इसलिए खड़े होने लगे हैं क्योंकि इसके पहले भी देश में 2 बड़ी घटनाएं समुद्र के रास्ते से आए हुए आतंकियों द्वारा की गई हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी 3 लेयर की है, यानी कि पहला लेयर आता है स्टेट मरीन पुलिस का। राज्य की जो मरीन पुलिस होती है उसकी जिम्मेदारी होती है वो 12 नॉटिकल माइल यानी करीब 22 किलोमीटर तक की दूरी तक निगरानी रखती है। इस 12 नॉटिकल माइल के बाद दायरा आ जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड का, भारतीय तटरक्षक दल का, जो कि 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल यानी 22 किलोमीटर से लेकर 370 किलोमीटर तक भारतीय तटरक्षक दल सुरक्षा और निगरानी का काम करते हैं, साथ ही साथ रेस्क्यू का काम करते हैं। और फिर नंबर आता है इंडियन नेवी का यानी भारतीय नौसेना का, जिसका दायरा है 370 किलोमीटर से अधिक यानी 200 नॉटिकल माइल से अधिक की दूरी, बाहर की दूरी पर इंडियन नेवी सर्च और रेस्क्यू का काम करती है, साथ ही साथ अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है। 2008 में भी भारत की मैरीटाइम यानी समंदर की सुरक्षा पर सवाल उठे थे, क्योंकि तब 10 पाकिस्तानी आतंकी कराची से चलकर मुंबई पहुंच गए थे और वो भी इसी 3 तरह की सिक्योरिटी लेयर को पार करके आए थे। इन हमलों को भी 14 साल हो गए हैं और तब से लगातार भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद एक संदिग्ध बोट ओमान से चलकर मुंबई तक आ जाती है और रास्ते में उसे कोई नहीं पकड़ता। ये बहुत गंभीर मामला है। लेकिन शुक्र इस बात का है कि कहां से आई थी, कैसे आ गई, ये सब पता लग गया, वरना आप जानते हैं खौफ खतरनाक होता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।